नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं, ये वर्दी सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक भाई बहनों के लिए है जो इस बार ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस सर्दी ही वर्दी को हासिल करना चाहते हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2 आज मैं क्लियर करवाने वाला हूं। जी हां, प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट 2। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट 1 तक वीडियोस मिल चुकी हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगी। चलिए, आप लोगों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता मेरे दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हां, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपको अपने वक्त पे, आपके अपने हालात पे रोना नहीं है। इस समय रोने का, आपको अपने हालातों पर रोने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल ईमानदारी के साथ जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो पूरी ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जी हां, प्रश्न है वो कौन सा शब्द है जो नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आया है नहीं है। तो ऑप्शंस है आपके सामने, वनिता, कामनी, रमणी या विनीता। तो जी हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हाँ, विनीता जो है यह नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, ये विनीता जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। विनीता का मतलब होता है विनम्र, जबकि अगर हम नारी की पर्यायवाची की बात करें तो वनिता, कामनी, रमणी, स्त्री, महिला, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे नारी शब्द के पर्यायवाची में आते हैं। एक बार फिर से मैं नारी शब्द के कुछ जो है पर्यायवाची वर्ड्स बताता हूं। 3 तो आपको यहां पे मिल जाता है। कौन कौन से? वनिता, कामनी, रमणी, इसके अलावा स्त्री, महिला, वामन, जो है रमणी। चलिए ठीक है, रमणी आपको। तो ये सभी वर्ड्स हमारे क्या हैं? ये सभी वर्ड्स हमारे नारी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो फिलहाल यहां पे पूछा गया था नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विनीता का मतलब नारी नहीं होता, इसका मतलब होता है विनम्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? जी हां, अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अनुज, लघु, छोटा या सूक्ष्म? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हाँ, अग्रज जो शब्द है इसका सही विलोम शब्द होगा अनुज। जी हाँ, अनुज का उल्टा अग्रज और अग्रज का उल्टा अनुज। ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम लघु की बात करें तो लघु का उल्टा क्या होता है? तो लघु का उल्टा होता है गुरु। इसके अलावा अगर हम छोटे की बात करें, छोटा, तो छोटे का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और सूक्ष्म का क्या हो जाने वाला है? स्थूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 4 जो हमारे वर्ड्स दिए गए थे ऑप्शंस में, चारों का हमने बता दिया। फिलहाल आपसे प्रश्न किया गया था कि अग्रज का विलोम क्या होगा? तो यह होगा हमारे मेरे प्यारे दोस्तों अनुज। आप ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, ए पे टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द में क्या इनको बोला जाता है। जी हां, ये जो हमारा शब्द लिखा हुआ है, ये वाक्य जो वाक्यांश लिखा हुआ है सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते हैं? बहुज्ञ कह सकते हैं, सर्वज्ञ कह सकते हैं, अत्यज्ञ कह सकते हैं या अज्ञ कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सर्वज्ञ। जी हां, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सब कुछ जो जानने वाला होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और बहुज्ञ किसको कहते हैं? जो बहुत कुछ जानने वाला होता है। जी हां, जो बहुत कुछ जानने वाला होता है उसको बहुज्ञ कहते हैं, और सब कुछ जानने वाला जो होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ किसको कहते हैं? बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला। तो आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो रहा है ना? यहां पे क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाला। क्या हो जाएगा? सब कुछ जानने वाला।
चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? पूजनीय कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं, वरिष्ठ कहते हैं या कनिष्ठ कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो आयु में बड़े व्यक्ति होते हैं उन्हें ज्येष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। जबकि जो पूजा करने योग्य हो, ध्यान दीजिएगा, जो पूजा करने योग्य हो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम बोलते हैं पूजनीय। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? पूजनीय बोलते हैं। और जो पद, उम्र या विचारों आदि में जो अपेक्षाकृत औरों से बड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें कनिष्ठ बोलते हैं। बट यहां पे प्रश्न था कि आयु में बड़े व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम ज्येष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनिल अनल का सही अर्थ है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। जी, आपको बताना है अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का मतलब क्या होता है। इन दोनों शब्दों का सही युग्म इसमें चारों में से कौन सा होगा? वायु अग्नि होगा, वायु अग्नि होगा, अग्नि वायु होगा, हवा पानी होगा या आग पानी होगा? तो इसका जो मेरे प्यारे दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हाँ, अनिल और अनल का जो सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म है तो वह है हमारे वायु और अग्नि। क्या है? वायु और अग्नि। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा अनिल शब्द है या जो वायु शब्द है, इसके और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं? क्योंकि अनिल का मतलब ही होता है वायु। अनिल का मतलब क्या होता है? वायु। और अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि। तो आपको बताना है, यहां पे हम थोड़ा सा और जो एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज को कि जो हमारा अनिल शब्द है, जो वायु जिसको हम बोलते हैं, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनिल शब्द तो आपको मिल ही गया, वायु शब्द तो आपको मिल ही गया, इसके अलावा हवा हो गया, पवन हो गया, समीर हो गया, मारुत हो गया, ये सभी जो वात शब्द हो गया, ये सभी वर्ड्स हमारे किससे रिलेटेड है? अनिल के पर्यायवाची है, मतलब वायु शब्द के पर्यायवाची है। अगर हम बात करते हैं अनल शब्द की या अग्नि शब्द की, तो अनल का अग्नि हो गया आपका पावक हो गया, दहन हो गया, धूमकेतु हो गया, आग हो गया, ये सब हमारे पर्यायवाची शब्द हैं किसके? अनल शब्द के हैं। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी और पेन की सहायता से इसको नोट जरूर किया करिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और पुनः एक बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाने वाला है। आपको याद करने की आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्तों नहीं पड़ेगी। जब आप परीक्षा कक्ष में होंगे, आपके सामने ऑप्शंस होंगे, तो ये एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पे बताया गई सारी बातें आपको स्वतः रिकॉल होंगी, स्वतः आपको सारी चीजें याद हो जाया करेंगी। इसलिए जरूरी है आप पेन और पेपर लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके देखिए, जरूरत पड़े नेक्स्ट टाइम वीडियो पर विजिट करिए और उसको देखिए। गारंटी है, जी हाँ, ये शेखर की गारंटी है कि आप हर प्रश्न सही करके आएंगे अगर आपने अच्छे से, ढंग से उस चीज को याद नहीं किया है, समझने की कोशिश की है। हो सकता है याद करने वाली चीज आप मिस कर जाएं, बट आप चीजों को समझने का प्रयास किया करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जी हाँ, आपको बताना है ये जो वाक्य दिया गया है कि हमारा समाज उन्नत के पथ में है, में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन की अशुद्धि है, कारक की अशुद्धि है, संज्ञा की अशुद्धि है या लिंग की अशुद्धि है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कारक की अशुद्धि है, मींस हमारा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, किस चीज की जो है अशुद्धि है? तो वो कारक की अशुद्धि है। और कारक में कहां पे अशुद्धि है? यहां पे पथ में की जगह पे क्या होना चाहिए? पथ पर होना चाहिए। हमारा समाज उन्नत के पथ पर है, ना कि पथ में है। तो कौन सा यहां पे जो है हमारी अशुद्धि है? तो कारक। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, इस सेंटेंस में जो वाक्य दिया गया है कि हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इसकी जगह पे होना चाहिए कि हमारा समाज उन्नत के पथ पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? जी हां, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है?
आपको बताना है कि जो भवानी शब्द है इसका पुल्लिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है, जी हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। भवानी का जो पुल्लिंग है वह क्या होता है, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होता है हमारा जो है भवानी का पुल्लिंग जो है क्या होता है, तो ये होता है हमारा भव। भव जो है या पुल्लिंग शब्द है, किसका पुल्लिंग है, तो यह भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द है। क्या है, भवानी शब्द का पुल्लिंग जो होता है वह क्या होता है, भव होता है। और अगर हम भगवती की बात करें तो जो भगवती का पुल्लिंग होता है वह होता है भगवान। जी हाँ, क्या होता है, भगवान। और भव का स्त्रीलिंग का होता है भवानी। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आपको समझिए, हर एक प्रश्न के नेचर को समझा करिए। यहां पे जो भगवती लिखा है ये भगवती स्त्रीलिंग, क्या है ये क्या है, यह क्या है हमारा, स्त्रीलिंग में है। इसका पुल्लिंग क्या होगा, भगवान होगा। जबकि ये जो हमारा ये पुल्लिंग में लिखा है इसका क्या है, इस जो यहाँ पे भवानी शब्द है यह स्त्रीलिंग होगा। आपको जो पूछा गया था आपसे प्रश्न, वो पूछा गया था कि भवानी का पुल्लिंग क्या है, तो शब्द यहाँ पे भव होगा, क्योंकि भवानी का पुल्लिंग भव होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण या वधु वधिये। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। डिबिया डिबिये, तो जो डिबिया का जो प्लूरल होता है, जो बहुवचन होता है, वो डिबिये नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो डिबिया का बहुवचन होता है वो डिबिये की जगह पे डिबिया होता है। क्या होता है, डिबिया। तो ध्यान रखिएगा, क्या होता है डिबिया का बहुवचन, डिबिया होता है, ना कि डिबिये होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। जी हाँ, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से शब्द में रेखांकित अंश का बहुवचन कौन सा है। जी हाँ, तो आपको देखना है, ये देखिए प्रजा पे अंडरलाइन है, रेखांकित अंश है ये, और पूछा जा रहा है कि प्रजा का बहुवचन शब्द क्या होगा। जी हाँ, प्रजा का बहुवचन क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस है, प्रजालोक, प्रजाजन या प्रजा या प्रजावर्ग। आपको सही आंसर बताना है कि ये जो रेखांकित शब्द है प्रजा, इसका बहुवचन शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। जी ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। प्रजाजन, प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजाजन होगा। ध्यान रखिएगा, प्रजा जो है ये जो रेखांकित शब्द है इसी का बहुवचन पूछा गया है, इसी का बहुवचन पूछा गया है। और प्रजा का जो बहुवचन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह होता है प्रजाजन। प्रजाजन, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे बहन को पुस्तक देता है, यही हमारा रेखांकित अंश है। और पूछा जा रहा है कि जो रेखांकित पद है इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर होगा, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस जो रेखांकित हमारा पद है इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो रेखांकित पद दिया गया है तो उसमें कौन सा पद होने वाला है, उसमें हमारा पद होगा कर्म कारक। तो ये जो हमारा वाक्य दिया है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में कर्म कारक होगा। अब जान लेते हैं कि जो वाक्य में रेखांकित पद है उसमें तो कर्म कारक होगा, लेकिन कर्म कारक क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं मेरे दोस्त, उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसमें जो विभक्ति होती है, को शब्द की विभक्ति होती है, यहां पे भी आप देख सकते हैं को शब्द आया है, इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह नहीं कहा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण का
उदाहरण है, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शंस है अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, तभी हम पहचान पाएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। जी हाँ, नहीं शब्द पे विशेष ध्यान दिया करिए। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की नाप या तौल का जो बोध कराने वाले विशेषण होते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 गज, तो देखिए 50 गज कहीं ना कहीं ये क्या है, नाप तौल की बात हो रही है। जैसे 2 किलो, जैसे 2 लीटर, 10 लीटर, 2 किलो से 50 गज जमीन, ये सभी चीजें हमारे क्या है, तो ये सब हमारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो 10 लीटर पानी भी हमारा 10 लीटर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, नाप तौल बता रहा है। 2 किलो से ये भी नाप तौल बता रहा है, 50 गज जमीन ये भी नाप तौल बता रहा है। बट अनगिनत तारे जो है या नाप तौल नहीं बता रहा है, और अनगिनत तारे जो है या अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण आप जान गए। तो यहां पे तीनों जो लास्ट के हैं ऑप्शन बी, सी, डी, ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण दिए गए हैं। और पूछा गया है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण नहीं है, तो वो होगा हमारा अनगिनत तारे। और अनगिनत तारे जो है या एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के साथ ईमानदारी के साथ बनता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अव्यय प्रयुक्त किया गया है, संज्ञा किया गया, उपसर्ग किया गया या प्रत्यय। ये जो अडिग शब्द है इसमें अव्यय है, ये संज्ञा है, ये उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो जी हाँ, ये अडिग शब्द में क्या प्रयोग किया गया है, अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। तो क्या किया गया है, अडिग शब्द में आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्या हुआ है, आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है, आ एक हिंदी उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आ शब्द जो है वह हिंदी उपसर्ग है जिसका प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। इससे अगर हम अन्य निर्मित शब्द सोचे तो जैसे हम कह सकते हैं, एक तो हमारा अडिग हो ही जाता है, इसके अलावा अमोल, तो देखिए मोल और अमोल। इसके अलावा एक और वर्ड है अथाह, थाह अथाह, तो आ हमारा उपसर्ग के तौर पे यूज हुआ है। फिलहाल पूछा गया था कि अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है, उपसर्ग, संज्ञा, अव्यय के प्रत्यय। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, गुण है, आ है, अव है या ड़ा है। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा हमारा विकल्प यहां पे सही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में अवगुण शब्द जो है, कहां पे, ये देखिए जो अवगुण शब्द है, अवगुण शब्द में जो लगा उपसर्ग है वह अव सर्वाधिक उचित विकल्प मालूम पड़ता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हां, जो लोहे के चने चबाकर, इसका जो सही अर्थ होगा, जो रेखांकित मुहावरा है उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बहुत ही कठिनाई झेलना। जी हाँ, आजकल के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे माता पिता हैं जो गरीबी में रह के अपनी रोटी, अपने पेट को काट करके वो बच्चों को इलाहाबाद भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं। ये बच्चा, मैं किसानी कर रहा हूं, मैंने जीवन भर खेती की है,
मैंने जीवन भर रिक्शा चलाया, मैंने जीवन भर मजदूरी की, लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी पूरी तरीके से पढ़े। तो आपको उन माँ बाप के लिए उनके सपनों को कहीं ना कहीं उनको पूरा करना है, जी जान लगा देनी होगी, क्योंकि वो पेरेंट्स कैसे पैसा भेजते हैं, कहां से पैसा भेजते हैं, ये बड़ा सोचना भी जब आप सोचेंगे, जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि 1 रुपया भी कमाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे दोस्त। तो आप अपने माँ बाप को, अपने समाज के लिए कम से कम इस बार सर्दी में जो हमारी 17 और 18 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की जो है परीक्षा होने वाली है, जी जान लगा करके परीक्षा दीजिए। और इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना है, जिससे वो पेरेंट्स, माता पिता जिन्होंने अब तक अपने पेट की रोटी काट करके आपको फीस भरी है, उनके सपनों को आप पूरा कर सके, उनके कहीं ना कहीं सपनों को एक पंख दे सके, एक आकार दे सके, एक आकाश दे सके, आसमान दे सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ ना दे गुड़ की भरना है, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। रोज तो करे, लड़ाई तो करे, सी बात तो करे, राज तो करे। तो जी हाँ, आपको बताना है यहाँ पे ये जो गुड़ ना दे गुड़ की, फिर कौन सा यहाँ पे विकल्प भरा जा सकता है रिक्त स्थान में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। जी हां, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, मतलब क्या होगा भाई? जल्दी से फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में आकर के उत्तर दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ कोई कुछ दे ना दे पर मीठा बोला तो करे। ठीक है, आप कुछ दे या ना दे, कम से कम मीठा तो बोल ही सकते हैं। जी हां, कोई कुछ दे या ना दे, मीठा तो बोल ही सकता है। यही है हमारा इस जो हमारी लोकोक्ति है, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। ठीक है, आप कुछ नहीं दे सकते किसी को, लेकिन आप उसे हतोत्साहित भी नहीं कर सकते, आप उसे डिमोटिवेट भी नहीं कर सकते, कम से कम उसे आप मोटिवेट तो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आप नहीं दे सकते, लेकिन आप अच्छा बोल तो सकते हैं। जी हाँ, डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, अच्छा बोलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? जी हां, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यमक है, मानवीकरण है, अनुप्रास है या रूपक है? तो जी हाँ, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर भी घटा आया है और यहां पर भी कौन सा शब्द आ रहा है? यहां पर भी घटा शब्द कहीं ना कहीं आया है और यमक अलंकार यहां पर होगा। सॉरी, यहां पे ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो हमारा यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार में क्या होता है? जहां पे एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक घटा यहाँ पे लिखा है और एक घटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घटा का मतलब क्या होता है? घटा का मतलब कम होना और एक घटा का मतलब है काले बादल। जी हाँ, काली घटा मतलब काले बादल, का घमंड घटा मतलब कम हो गया। तो देख सकते हैं घटा घटा दो शब्द आए हैं, लेकिन एक घटा का मतलब है काले बादल और एक का मतलब है घटा मतलब कम होना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, विष्णु प्रभाकर है, कबीर है या यशपाल है? जी हाँ, तो जो झूठा सच है या एक उपन्यास है, ये भी जान लीजिए। तो झूठा सच है या एक उपन्यास है और इसके लेखक जो हैं वो यशपाल साहब हैं। कौन है? यशपाल साहब हैं। झूठा सच क्या है? या एक उपन्यास है और इसके लेखक यशपाल साहब हैं। और जो झूठा सच है, ये जो इसकी थीम है, ये किस पर आधारित है? तो ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है। जी हाँ, झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया है या एक उपन्यास है और यह भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न और आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न जो है वह है नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। जी हाँ, आपको वर्तनी बतानी है। त्योहार होता है, त्योहार होता है, त्योहार होता है या त्योहार होता है। तो आपको यहां पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। त्योहार होगा, त्योहार होगा, त्योहार होगा या त्योहार होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, जी हां, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। क्या होने वाला है? त्योहार होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो यहां पे पूछा गया है सही शब्द पहचानिए। त्योहार नहीं होता, त्योहार नहीं होता, यहां पे त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ईमानदारी के साथ हर एक भाई बहन सिलेक्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस बार आपका सिलेक्शन हो। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स।